नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, 2 फेज की पोलिंग हो गई। जी। मतलब पहला फेज और दूसरा फेज करीब करीब 1/4 पोलिंग हो गई है, 1/4 से ज्यादा। और अभी तक जो भी आंकड़े का तो अपना अपना लोगों का आकलन है, लेकिन एक चीज दोनों फेज में कॉमन है, जो वोट कम पड़ रहे हैं। अब वोट कम पड़ने के लोग अलग अलग लोगों के अपने अपने तथ्य हैं। कोई कह रहा है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गर्मी तो पिछले साल, मतलब पिछले 2019 में भी पड़ी थी, 2014 में भी पड़ी थी। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि जो इस बार लोगों में उत्साह नहीं है वोट देने का, और उसका आकलन भी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो जो बीजेपी का उत्साही वोटर है वो घर बैठ गया है। तीसरा, कुछ लोगों का ये कहना है कि कम वोट से बीजेपी का वोटर तो वोट दे रहा है, लेकिन जो ऑपोजिशन का या गठबंधन को जो वोट देने वाले थे उनका वोट परसेंटेज गिर गया, और इसका मतलब ये है। अब इसका कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं है। इसके बारे में थोड़ा आप समझाइए कि ये जो कम वोट प्रतिशत है, कारण और पॉलिटिकल इफेक्ट इसका क्या होगा इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। देखिए, मैंने इसके ऊपर काफी सोचा है और कुछ दूसरे तजुर्बेकार लोगों से और भाजपा के पक्ष या विपक्ष में खड़े हुए लोगों से भी मैंने चर्चा की है, और इस चर्चा को करके मैं जिन नतीजों पे पहुंचा हूं मैं वो आपके साथ साझा करूंगा। और इसके लिए मैं 2 बड़े सर्वेक्षणों के 2 आंकड़ों को आपके सामने रखूंगा। ये हो सकता है कि मैंने पब्लिक इंडिया के मंच पे इन आंकड़ों का पहले भी जिक्र किया हो, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये नए आंकड़े हैं, इसलिए उनको दोबारा रखना, अगर एक बार जिक्र कर दिया है तो इसको दोबारा पेश करना जरूरी है। पहला आंकड़ा ये है कि जो लोकनीति CSDS का जो सर्वेक्षण है, जो हिंदू में 3 किश्तों में प्रकाशित हुआ था, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 40% लोग कह रहे हैं कि वो वोट करेंगे, और जो कांग्रेस है उसको 28% लोग कह रहे हैं वोट करेंगे। लेकिन 40% लोग जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, जब उनका विन्यास पता लगाता है वो सर्वेक्षण, तो पता चलता है कि उन 40% वोटरों में 12% वोटर ऐसा है जो कि भाजपा को हिचक के साथ वोट करेगा। वो भाजपा से खुश नहीं है, भाजपा के प्रति आश्वस्त नहीं है, उसके प्रति उत्साह उसके मन में नहीं है। वो भाजपा को इसलिए वोट करेगा कि उसे और कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आप मानिए कि इसमें 28% वोटर जो है, अगर ये आंकड़े बिल्कुल सही है लोकनीति CSDS के, तो 28% वोट तो भाजपा का निष्ठावान वोटर है, जो भाजपा को ठीक मानता है, अच्छा मानता है, दोबारा सरकार में लाना चाहता है, वो वोट दे रहा है। वो वोट तो मैं मानता हूं कि वो तो 28% वोट तो भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो 12% वोटर है, वो ऐसा वोटर है जिसके मिलने की 100% गारंटी नहीं है। या तो वो 100% भाजपा में अंततः चला जाएगा, या उसका एक हिस्सा जाएगा, एक हिस्सा नहीं जाएगा। हो सकता है आधा जाए, आधा ना जाए, हो सकता है चौथाई जाए, 3/4 रह जाए, हो सकता है 3-4% ना जाए, बाकी 6-7% रह जाए। ये हो सकता है कि बिल्कुल ना जाए भाजपा में और इधर उधर बिखर जाए, या उदास हो जाए, या घर पे बैठ जाए, या अपोजिशन को चला जाए। बहरहाल ये 12% वोट जो है ना, ये एक तरह से एक फ्लोटिंग किस्म की मानसिकता इसकी है। मेरी समझ ये है, जो मध्यवर्ती वोटर होता है, जो फेंस सिटर वोटर है, ये वहां कहीं जाकर सेट होता है वोटर, ये 12%। तो ये तो एक सर्वेक्षण का जो वोटर के मिजाज का निचोड़ है, जो ये मतदान से पहले आया था सर्वेक्षण। मतदान तो बाद में शुरू हुआ। दूसरा आंकड़ा ABP-C वोटर का आंकड़ा है, जिसमें वो एक बड़ा अनूठा सवाल पूछते हैं अपने 57,000 से ज्यादा उनका जो सैंपल है, उसके सदस्यों से सवाल पूछते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, या जो भी समस्याएं आपकी हैं, घटती आमदनी, जो भी है आपकी समस्याएं, इन समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको किस पार्टी में दिखती है। तो उसमें 32% वोटर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं को हल कर सकती है। 18% वोटर कहते हैं कि कांग्रेस इन समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन 46% वोटर कहते हैं कि हमारी समस्याएं कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। बाकी लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं है।
तो इसका मतलब है कि वो भी अपनी समस्याओं को हल करने लायक कोई पार्टी नहीं देख रहे हैं। तो ये आमतौर पर ये 50% का आंकड़ा हो जाता है जो कह रहा है कि हमारी समस्याएं कोई नहीं हल कर सकता। ये खुल के ये लोग भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से इस देश में भाजपा की सरकार है और भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें भाजपा की हर राज्य में सरकार है, सब जगह भाजपा ही भाजपा है। तो वो जिस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी समस्याएं कोई नहीं हल कर सकता, जाहिर है कि वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से थोड़ी ना उम्मीद कर रहे हैं अपनी समस्याएं हल करने की, वो तो भाजपा से ही समस्या हल करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये वक्तव्य भी, हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से भाजपा विरोध नहीं किया है, ये वक्तव्य भी इशारा करता है कि ये जो 46% वोटर है ये निराश है, हताश है, उदासीन है। अब आप देखिए, एक तो भाजपा का 12% वोट जो भाजपा से खुश नहीं है, केवल इसलिए वोट देना चाहता है भाजपा को क्योंकि वो कोई विकल्प नहीं है उसके बाद दूसरी जगह वोट देने का, कोई ध्रुव नहीं उसे दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये 46% वोटर है दूसरे सर्वे का जो कह रहा है कि 50% कि हमारी समस्याएं कोई नहीं हल कर सकता। मैं समझता हूं कि दोनों आंकड़ों की रोशनी में अगर आप 2 चरण के 189 सीटों के मतदान में दुखी आई है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि ये धीरे धीरे ये पिछले 10 साल में जिस तरह की सरकार चली है उसका संचित परिणाम है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं इस मतदान शुरू होने से पहले मैंने कभी पूर्वानुमान नहीं लगा पाया था कि जो वोटरों की उदासीनता है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट का कारण बनेगी। अच्छा, अब जब मैंने कई लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बार बार इस बात को कहा, भाजपा समर्थकों ने भी इस बात को कहा, जो चाहते हैं, जिनको फायदे हुए हैं भाजपा सरकार से, ऐसे लोग बहुत पढ़े लिखे, महत्वपूर्ण वकील, डॉक्टर, इस टाइप के लोग, तो उन लोगों का कहना यह है कि जो गरीब गुरबा है, निचले स्तर का वोटर जो है, निचले स्तर की आमदनी का जो वोटर है, वो तो अपना वोट उसने तो डाल ही डाला है अपना वोट। जो थोड़े से खुशहाल हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं निकल रहे। और पहले दौर का आंकड़ा मैं बता देता हूं आपको, योगेंद्र यादव और श्रेयस सरदेसाई ने जो एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, उस विश्लेषण में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पहले दौर की जो एनडीए सीटें थी उनके ऊपर 5 कुछ डिप था, प्रतिशत का डिप था, और जो एनडीए विरोधी सीटें थी, विपक्ष जिन सीटों पर जीता था वहां पर 2 या 2.5 या 3% का डिप था। यानी ज्यादा गिरावट जो है आपको उन सीटों पर दिखाई पड़ती है जहां पर भाजपा और उनके सहयोगी दल चुनाव जीते थे। और मुझे पक्का यकीन है कि जब इस वाले दौर का ये विश्लेषण किया जाएगा, अंतिम आंकड़ा आ जाएगा, फिर बाद में श्रेयस सरदेसाई ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा बहुत बड़ा ओपेड पेज के ऊपर, उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि श्रेयस लोकनीति में काम करते थे, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं, और वो आंकड़ों की दुनिया के आदमी हैं और बहुत गहराई से सब आंकड़ों को देखते हैं, आजकल योगेंद्र जी के साथ जुड़े हुए। तो स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मतदान में गिरावट के कारण एक बहुत ही संगीन खतरे का सामना कर रही है, एक ऐसे खतरे का सामना कर रही है जिसका पूर्वानुमान उन्होंने नहीं लगाया था, उनकी रणनीति में लगाया था। उसका पूर्वानुमान मेरे और आपके जैसे जो आलोचक हैं, जो आलोचना भाव से देखते हैं मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को, ये उन्होंने भी नहीं लगाया था। अच्छा, तीसरी बात, मोदी जी ने जो अपना मंगलसूत्र कांड शुरू की, मैं इसको भाजपा और मोदी का मंगलसूत्र कांड कहता हूं, ये जो मंगलसूत्र कांड शुरू किया है पहले चरण के बाद, जब मैंने भाजपा के लोगों से बातचीत की, जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, कि भाई इस मंगलसूत्र कांड का वोटरों पर क्या असर पड़ेगा, क्या इससे वोटरों में उत्साह आएगा, क्या इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, क्या इससे संघ के स्वयंसेवकों में उत्साह आएगा, क्योंकि सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाया ना मोदी जी ने सब में इन भाषणों के जरिए। उनका स्पष्ट कहना था कि संघ वाले लोग तो बहुत ही इससे नाराज हैं और कोई इस बात को दोहराने के लिए तैयार नहीं है, ये उनकी थीसिस के बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। उन्होंने खुद का एक बंदे ने मुझसे खुद कहा, जो नेता के स्तर का व्यक्ति है, अगर मुझसे कहा जाए कि भाषण दो तो मैं इस तरह के भाषण को देना पसंद नहीं करूंगा। संघ का कोई व्यक्ति इन बातों को नहीं दोहरा रहा है पब्लिक के बीच में कि लोगों के मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे।
लोगों की संपत्ति, आदिवासियों की चांदी और हिंदुओं का सोना बांट दिया जाएगा। तो उसका कहना था कि ये जो बोल रहे हैं ये भी नुकसानदेह है। इससे प्रधानमंत्री की अपनी जो छवि थी, जो बहुत अच्छी थी लोगों के दिमाग में, उन लोगों को भी लगने लगा है कि प्रधानमंत्री होते हुए कैसी बात बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है भाई। लोगों को लग रहा है कि उनको बेकार में मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी कोई स्पष्ट रूप से कोई घटना, मुसलमानों ने ऐसा तो कुछ किया नहीं है इसके लिए मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जा रहा है। तो ये जो पूरा सीन बन रहा है, मुझे लगता है कि ये रुझान तीसरे चरण में भी जारी रहेगा। और अगर इसी तरह का रुझान तीसरे चरण में भी जारी रहता है तो हम लोगों को मोटे तौर पर ये मान लेना चाहिए कि भाजपा का चुनावी ग्राफ काफी नीचे जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपने उस दिन बताया था कि 18 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर बहुत ही कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती थी पिछली बार जी। तो जब भाजपा के वोटरों में इतना, अब देखिए भाजपा के वोटरों में जब इतनी गिरावट आई है, कल 5 बजे तक के आंकड़े क्या थे? अगर आप 2019 के 5 बजे तक के आंकड़ों पर गौर करें, अमरोहा में 10% कम वोट पड़ा था, मेरठ में 9% कम वोट पड़ा था, बागपत में 12% कम वोट पड़ा था, बुलंदशहर में 8% कम वोट पड़ा था, मथुरा में तो 15% कम वोट पड़ा था, और नोएडा में 5% वोट कम पड़ा था। और गाजियाबाद जहां का मैं वोटर हूं, वहां ना सवेरे मतदान केंद्र में भीड़ थी, ना दोपहर में मतदान केंद्र में भीड़ थी। मैंने वहां बात किया, वोट डालने गया अपनी पत्नी के साथ में, हमने पूछा, मेरा नाम ढूंढने में थोड़ी देर हो रही, दिक्कत हो रही थी, हमने कहा मेरी वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही। बोला हम तो सब सवेरे से खाली बैठे हुए हमें कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढिए। मैंने इत्मीनान से वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढा, मिल गया, वोट करके चला आया। वहां भी वो लोग खाली बैठे हुए थे। आज अखबार में भी है कि गाजियाबाद में बहुत कम मतदान हुआ है और आपके नोएडा में बहुत कम मतदान हुआ है। सारी सीटें मैंने आपको गिना दी। तो ये बात जो है ना, ये बहुत, देखिए पहले चरण में तो जो सीटें थी उनमें 3 बीएसपी ने जीती थी, 2 सीटें उसमें एसपी ने जीती थी और बाकी 3 सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन ये सारी सीटें जो है ना, इसमें तो भाजपा की जीती हुई सीटें ज्यादा हैं। 7 सीटें भाजपा की, अमरोहा केवल दानिश अली ने जीती थी, बाकी सब तो उन्हीं की जीती हुई सीटें हैं। तो ये जो देखिए मोदी जी सांप्रदायिक इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? वो एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं। तो चाहते हैं 3 जगह फायदा हो। पहला ये है कि वोटरों में उत्साह है, दूसरा ये है कि भाजपा कार्यकर्ता जोश में आए, तीसरा ये है कि संघ वाले जोश में निकल पड़े कि आओ मुसलमानों को फिर से सबक सिखाना है जी। तो ये होने नहीं जा रहा है। अगर ये मैं जी नहीं प्रोफेसर, मैं एक चीज और, क्योंकि जो संघ की बात है, अब तो ये सब लोग खुलेआम चर्चा कर रहे हैं, मैं मतलब उन लोगों का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो नौकरी में है, अधिकारी हैं, जो मोदी जी 19 तारीख की रात में नागपुर रुकने का एकदम से कार्यक्रम बनाते हैं, वर्धा में दिन में मीटिंग करते हैं, फिर रात में कहते हैं नागपुर रुकेंगे, दूसरे दिन नांदेड़ में उनकी सभा थी। जनरली प्रधानमंत्री लौट आते हैं, क्योंकि भाई हमारी आपकी तरह कोई ट्रेन से तो आना नहीं है, उनका तो जहाज 8,000 करोड़ का है, बढ़िया फट से बैठेंगे, खर्चे आ जाएंगे। वहां पे जैसा सब जगह कहा जा रहा है कि इन्होंने बहुत कोशिश की, आरएसएस के हेडक्वार्टर से कोई नहीं मिला, और गडकरी जी के यहाँ के मतलब ने साफ मना किया कि अब जब मेरे यहाँ वोट पड़ गए हैं तो अब मैं आपसे मिलके क्या करूंगा, और वो भी मिलने नहीं गए नागपुर में रहते हुए। इसके अलग अलग आकलन है, कोई कह रहा है कि आरएसएस गुस्सा है, कोई कह रहा है हाथ खींच लिए हैं, कोई कह रहा है कि वो उनको थोड़ा कट टू साइज करना चाहता है, कोई कह रहा है कि गडकरी के अगेंस्ट मोदी जी के ही लोग लग गए थे उनको हराने के चक्कर में। अलग अलग थ्योरी है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि रात में रुके थे और इनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं थोड़ी एक टिप्पणी चाहूंगा, क्यों आरएसएस ये कर रहा है भाई? जब आरएसएस का सारा मामला है, इनको कमजोर करके या वो करके आरएसएस का तो कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। मतलब ये जरा मैं नहीं समझता। सही है, पिछले 10 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी जी को कमजोर करने का कोई काम नहीं किया। सबको लगता था, यहाँ तक जब मोदी जी की शुरू हुई तो आरएसएस ने अपने जो संगठन है, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो, चाहे भारतीय किसान संघ हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे संस्कार भारती हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो, इन सबके मुंह पे 1.5 साल का एम्बार्गो लगा दिया कि आप अगले 1.5 वर्ष तक मोदी सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं देंगे। ये वही संगठन है जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ धड़ाधड़ वक्तव्य दिया करते थे। लेकिन वो 1.5 साल कभी खत्म नहीं हुई, वो 1.5 साल 10 साल तक चलती रही है। इन संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दिया।
लेकिन क्या ये इस बात का संकेत है कि वो लोग मोदी से खुश थे? देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मोहन भागवत को दूसरे नंबर पर रखा गया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां मोदी जी ही मोदी जी थे, तो मोहन भागवत थे जरूर, गनीमत थी कि उनको रखा गया। ये भी हो सकता था कि उनको ना आने दिया जाता उसके अंदर। जिस तरीके से राम मंदिर पे संघ का कहना था कि लोकसभा कानून बनाए, मोदी जी ने मना कर दिया, तो 2019 की पूर्व संध्या पे हम नई कानून बनाएंगे, नई बात मानी। संघ ने रामलीला मैदान भरा, वहां पर शेषाद्री ने और दूसरे लोगों ने भाषण दिए जाके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और अपनी मांग दोहराई, लेकिन मोदी जी ने उनकी कोई परवाह नहीं की। देखिए, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध अच्छे नहीं, और जब ये गुजरात के 12 साल तक मुख्यमंत्री थे तभी से उनके संबंध अच्छे नहीं है। गुजरात में उन्होंने संघ को बिल्कुल सरकार के दायरे से और निर्णय के दायरे से पूरी तरीके से बाहर रखा था। मैंने संघ के कई लोगों से पूछा कि आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका कहना ये था कि हम मोदी जी हमारी मजबूरी है, उनके नाम से वोट मिल रहा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी को लेके वो बल्ले बल्ले है और बहुत मन खुश है, बहुत उछाल है उनका कि ये हमें पहला बड़ा नेता मिल गया है, ये स्थिति जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि संघ की तरफ से मोदी जी का कोई विरोध नहीं हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि संघ मोदी जी का विरोध कर रहा है, या संघ ने कोई स्पष्ट ऐसे निर्देश दिए हैं कि वही मोदी जी की टांग खींचनी है, इन्हें औकात में लाना, ऐसा भी कुछ नहीं है। संघ ने ना विरोध का संदेश दिया है, ना समर्थन का कोई संदेश दिया है, और इसलिए लोग कह रहे हैं मोदी जी ने हर चीज की गारंटी ले ली है। तो गारंटी भी ले ली है उन्होंने, सब चीज की उन्होंने गारंटी ले ली है, तो बट ठीक है। इस अंग्रेजी में कहते हैं सिट बैक एंड रिलैक्स, सब लोग आराम से हैं, जो होना है वो होगा। जैसा प्रोफेसर ये गारंटी की इंतहा है कि केवल छत्तीसगढ़ से जो मुझे पता लगा है, वहां के जो ट्राइबल मुख्यमंत्री उनकी फोटो कहीं कहीं है, बाकी पूरे देश में मोदी जी को छोड़ के किसी लोकल लीडर की भी फोटो नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मोदी जी ही छाए हुए हैं। मैं एक बात और जरा, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अगर वोटर बाहर नहीं निकल रहा है तो उसमें एक बड़ा रोल संघ के कार्यकर्ताओं का होता था, उसको ले जाना, उसको मोटिवेट करना, उसको गाड़ी घोड़ा देना, उसको इस बार पर्चियां भी नहीं बटी हैं। अगर मालूम नहीं आपके संज्ञान में ये आया है कि नहीं आया, जो पर्चियां बटती हैं इलेक्शन से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, वो उसको घर घर जाके बांटते हैं, वो भी नहीं बटी है। मैं एक चीज और जरा, आपको कभी कभी ये नहीं लग रहा है कि हम सब लोगों को लगता था कि एक मैनिफेस्टो, एक सीएमपी ये होना, लेकिन आज की तारीख में मोदी जी पूरी तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हो गए हैं। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फंसे हुए हैं, रोज उसकी कोई बात निकालते हैं, फिर उसमें कोई झूठ बोलते हैं, फिर बाकी लोग उसको पढ़ने लगते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा, जो उनके समर्थक भी है वो भी जरा देखने लगते हैं, वो मिलता नहीं है वहां। तो मोदी जी कैसे कांग्रेस की पिच पे खेलने लगे हैं? अभी तक तो मोदी जी अपनी पिच पे खिलाते थे, ये चेंज क्यों हुआ है? देखिए, मोदी को नहीं पता है कि क्या किया जाए। मेरा मानना, मोदी की जिस तरीके से पहले दौर के मतदान के बाद में ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को केंद्र बनाकर मोदी जी ने चुनाव प्रचार की रणनीति बदली है, उसके अंदर मुझे बहुत जल्दबाजी और अफरा तफरी दिख रही है। जितना समय उन्होंने विरासत कर के ऊपर सैम पित्रोदा के बयान के ऊपर खर्च किया है, मैं समझता हूँ वो चुनावी मुहिम के कीमती वक्त की बर्बादी है। आपने गाना भी वही हिट होता है जिसकी धुन सरल होती है। इसीलिए सचिन देव बर्मन की जो पहली फिल्म के गाने पिट गए थे और नौशाद की पहली फिल्म के गाने हिट हो गए थे, दोनों फिल्में एक ही वक्त में रिलीज हुई थी। सचिन देव बर्मन ने सोचा कि भाई क्या वजह है कि हमारे गाने पिट गए, तो नौशाद के गाने हिट हुए रतन फिल्म के, तो उन्होंने पाया कि नौशाद की धुनें सरल थी, उनकी धुनें अच्छी थी लेकिन कठिन धुनें थी, तो बाद में उन्होंने अपनी सरल धुनें बनाई और वो भी हिट हो गए। तो ये जो विरासत कर का मामला है, हर आदमी की जिंदगी में एक बार आता है, ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है नहीं, तो इसका कांग्रेस ने खंडन भी कर दिया उनको। देखिए, ये सब बातें चल नहीं रही हैं। ये जो मोदी जी कह रहे हैं, ये सब ये है कि आपका सोना छीन लिया जाएगा, आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपका एक्सरे किया जाएगा, आपकी अलमारी में क्या रखा हुआ है। ये सब चीजें देख के सुन के लोग चौंक रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है।
आप सोचिए ना, एक व्यक्ति ने 10 साल तक शासन किया, जो भारत को महान बनाने का सपना दिखा रहा था, वो तो सपना तो बता नहीं रहा है लोगों को, इस तरह की बातें बोल रहा है। ये कहना कि आपके सारा आरक्षण छीन के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा धार्मिक आधार पे, ये भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इल्जाम भी आप ऐसे लगाइए जो कि प्लॉजिबल किस्म के हों, जो आपके किसी गले उतर पाए कि वही व्यवहारिक इल्जाम है। अबे भाई, वो अब कॉमेडी शो हो गए हैं मोदी जी का भाषण। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे चित, वो तो कह रहे हैं कि अगर 4 कमरे का घर है तो कांग्रेस जीती तो 2 कमरे में घुसपैठियों को, मुसलमानों को घुसा देगी आपके घर में। मतलब ये आपको सिर्फ सुन के हंसी आ रही है। अब तो आपको दिल्ली विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था, तो बिल्कुल आखिर में बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपके घरों में मुसलमान घुसाएंगे, बहू बेटियों को खींच लेंगे रेप करने के लिए। जी जी, बोले थे लोग, सब लोग हैं। तो क्या है, जो 63 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया उसको? क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या सीटें मिली? 3 से बढ़ के 8 सीटें हो गई, 3 से बढ़ के 7 सीटें हो गई, 63 सीटें तो उन्होंने जीती। तो मैं ये कह रहा, ये हिंदुओं को इतना मूर्ख, इतना पागल समझना कि वो इस प्रकार की अगड़म बगड़म बातों के ऊपर, उल जलूल बातों के ऊपर भरोसा करेंगे और उमड़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे, ये दूसरे दौर के चुनाव में तो नहीं दिखाई पड़ा। जी प्रोफेसर साहब, मुझे गेम चेंजर के रूप में एक तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो और उसमें मोदी जी का उस गुगली में फंस जाना, और दूसरा एक और चीज हुआ, ये जहां मैं बात कर रहा हूं, ये जो संविधान बदलने की बात है, ये इनको बिल्कुल औंधे मुंह गिरा रहा है। लोगों के मन में शक है, और ये जब बार बार कहते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, तो लोगों को और लगता है कि नहीं ये तो पक्का बदलेंगे। उससे पल्ला नहीं झाड़ पा रहे हैं। मैं एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि जो वर्ग जिसको आरक्षण मिला उसको लगता है कि ये तो मेरा आरक्षण छीनने का काम करेंगे। ये भी एक गेम चेंजर है। नहीं, इसमें जो दलित पब्लिक जो है, दलित लोग जो है, उनके बीच में जो राजनीतिक शक्तियां काम करती हैं, जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध हैं, या अम्बेडकरवादी हैं, या फुलेवादी हैं, ये लोग जो उनके बीच में काम करते हैं, उन लोगों ने जरूर उनके बीच में ये संदेश पहुंचाया होगा कि भाई ये सरकार जो है वो संविधान बदले अगर इसको ज्यादा सीटें मिल गई। तो भाजपा को ज्यादा सीटें नहीं मिलने देनी है। जो निचला तबका है वो इस तरीके से वोट कर सकता है, अगर वो इस तरीके से वोट कर रहा है तो ये भी भाजपा के लिए एक बुरी सूचना है। जी जी, मैं एक और चीज पे आपकी इसलिए टिप्पणी ले रहा हूं प्रोफेसर साहब, कि वो भी हम और आप जब लास्ट बात किए तो उसके बाद हुआ, ये जो सूरत में जो बीजेपी ने कराया और जिस तरह से पहले वो किया, वो उम्मीदवार साहब ही पता लग रहा है कि वो तो बीजेपी के आदमी थे वहां बैठ के, उनको अब कांग्रेस ने कैसे उनको टिकट दे दिया, क्या हो गया ये, लेकिन उससे भी इनको एक सीट जरूर मिल गई हो और ये वाहवाही अपनी कुछ भी कर लें, लेकिन ये भी इनके अगेंस्ट काम कर गया है सूरत वाला इंसिडेंट। देखिए, अगर आप चुनावी प्रतियोगिता में विकृतियां पैदा करें, जो जैसे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव क्या था, वो भी छोटा चुनाव था, लेकिन उसमें विकृतियां पैदा की। सूरत की घटना क्या है, ये भी विकृतियां पैदा करने की कोशिश है। जब भी आप चुनावी प्रतियोगिता में विकृतियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो ये राज्यसभा का चुनाव नहीं है, इसके अंदर तिकड़म करते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग करवा दी जाती है और फिर भी आपका कोई आमतौर पर नुकसान नहीं होता है। तो इसको लोग ठीक निगाह से नहीं देखते। देखिए, दूसरी ये है कि आम पब्लिक जो है, हिंदुस्तान की आम पब्लिक, खासतौर से हिंदू मतदाता, वो किसी भी किस्म की अति को नापसंद करता है। भारतीय मोदी जी ने एक तो विपक्ष का दमन जो किया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए, प्रवर्तन निर्देशालय के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं का दमन जो किया है, वो उसे देश में किसी ने पसंद नहीं किया। इसीलिए इनका भ्रष्टाचार विरोधी जो दावा था, जिसमें कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ेंगे और पहले 100 दिन में इसके खिलाफ और भी ज्यादा अटैक करेंगे, आज उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। मोदी जी उसका जिक्र नहीं करते हैं, कोई नहीं कह रहा है मोदी को। फिर इन्होंने मुसलमान वाला मसला लिया, मंगलसूत्र कांड जिसको मैं कहता हूं। ये मंगलसूत्र कांड में तो और भी ज्यादा ये अति है, कोई इसको पसंद नहीं कर रहा है। इससे भाजपा के पक्ष में कोई लहर पैदा हो रही हो, कोई उत्साह पैदा हो रही हो, अभी तक दूसरे चरण तक इसके कोई संकेत नहीं दिखाई पड़े। इस चरण में एनडीए को काफी अच्छा प्रदर्शन करना उसके लिए जरूरी था। पहले चरण में तो उसके हिस्से में कम सीटें आई थी, लेकिन इस चरण में 3/4 सीटें जो हैं वो एनडीए ने इस चरण में जीती थी। उसका आंकड़ा मैंने कहीं रख छोड़ा है, नहीं हाँ, मुझे याद है 54 सीटें बीजेपी में से 62 सीटें एनडीए के पास थी, भाजपा समेत। जी 87 में से 62 सीटें एनडीए के पास थी और
इन 62 सीटों को दोबारा जीतना तो बिल्कुल लाजमी है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि इसमें से जो कम हो गई वो अगले चरणों में उसकी भरपाई नहीं होगी कहीं से भी। जी जी, क्योंकि ये सारी जो सीटें हैं जो आप बात कह रहे हैं, कर्नाटक में 14 में 14, मध्य प्रदेश में 7 में 7, महाराष्ट्र में 8 में 8, मतलब राजस्थान 13 में 13, उत्तर प्रदेश 8 में 7, ये सारा अब सब जगह कम हो रहा है। अब वो हमारी आपकी बात हो सकती है, मैं कहूँ 1 कम हो रहा है, आप कहें 2 कम हो रहा है, लेकिन कम हर जगह हो रहा है। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं एक चीज और जरा आपसे समझूं, ये जो इलेक्शन का अब भाई होता है, ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो, मैच हो, कॉर्पोरेटर का इलेक्शन हो, चाहे एक हवा उठती है, जैसे होता है ना कि अब इलेक्शन उठ रहा है और उसके पीक होता है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है या जो इलेक्शन पीक हो रहा है वो शायद इंडिया गठबंधन के फेवर में ज्यादा हो रहा है, और अब करीब करीब बस छूटती हुई दिखाई पड़ रही है एनडीए की? देखिए, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा जीतते हुए चलती थी, पूरा उत्तर प्रदेश जीतती हुई चली जाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 सीटें मतदान हो गया, और इन 16 सीटों के ऊपर जो है ना, भाजपा की जीत जो है वो संदिग्ध है। तो ऐसी, और उस वक्त संदिग्ध है जबकि विपक्ष उत्तर प्रदेश में काफी बटा हुआ है। पिछली बार तो काफी इसमें विपक्ष में एकता थी, दलों के बीच में गठजोड़ थे। इस बार दलों के बीच में गठजोड़ नहीं है, जो है कांग्रेस के साथ गठजोड़ है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को 100% यकीन नहीं है, या सब लोगों को जो आकलन करने वाले हैं उनको यकीन नहीं है कि भाजपा यहाँ पे जीतेगी, तो निश्चित रूप से बस छूटने की मुद्रा में है। और तीसरे चरण के बाद में हम लोग अंतिम रूप से ये कह सकेंगे कि क्या होने वाला है। जी, मैं एक और प्रश्न आपसे करूं, भाई एक चीज बता दूं और फिर आपसे जरा समझ लूं। ये एक और अजीब सी चीज हुई है, जो जैसे मेरठ का, मैंने आज सुबह, मेरे कोई साथी हैं वहां के, वो मेरठ की बात बता रहे थे। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल साहब, जो वहां के इनके सिटिंग एमपी थे 2 या 3 बार के, वो बिल्कुल घर बैठ गए थे। उन्होंने इस पूरे कैंपेन में एक नुक्कड़, उन्होंने भाषण ही नहीं दिया, कहीं ऐसे निकल गए हो, कोई भाई आया हो वो, लेकिन अदरवाइज नहीं। ये एक उदासीनता जो इनके पीलीभीत में, जैसे वरुण गांधी को बिल्कुल ही नहीं यूज किया गया। और एक मैं और आपसे प्रश्न ले लूं, अखिलेश यादव का कन्नौज से पर्चा भरना, अमित शाह का आके बनारस 2 दिन कैंप करना, और अब जैसी उम्मीद ये की जा रही है कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी तो हवा बनाने में काम करेंगी इंडिया गठबंधन की। नहीं, पहले तो ये लग रहा था कि विपक्ष मैदान छोड़ के भाग रहा है। पहले तो ये मुझे भी लग रहा था कि कोई लड़ने को तैयारी नहीं हो रहा भाई इनके अंदर से। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सारे नेता आ रहे हैं मैदान में। अगर तेज प्रताप लड़ते कन्नौज से तो वो बात नहीं होती जो कि अखिलेश की लड़ने से होती है। अखिलेश की पत्नी लड़ती तब भी वो बात नहीं होती जो कि अखिलेश की लड़ने से होती है। पत्नी ठीक है, वो नेता है, कई बार वो जीती थी, वो लोगों ने अखिलेश की वो स्थानापन्न है, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, मुख्य खिलाड़ी तो अखिलेश है, कप्तान तो टीम के अखिलेश है, तो वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, अब वायनाड में मतदान हो चुका है, अब राहुल गांधी घोषित करेंगे अपनी उम्मीदवारी अमेठी से, प्रियंका गांधी घोषित करेंगी और जम के टक्कर होगी। जीत हार तो चुनाव में होती रहती है, लेकिन उससे पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। और ये जो मतदान में गिरावट आई है, इससे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आया होगा। और इस बात को जो भारतीय जनता पार्टी की छोटी छोटी जो पार्टी, जैसे निषाद पार्टी है, जैसे सुहेलदेव पार्टी है, जैसे अपना दल है, ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, जो भाजपा के साथ जुड़ गई थी, इनके नेताओं के दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलने लगा होगा जी। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके बारे में पहले से अंदाजा नहीं था जी। मैं अभी जी, अब इसको खत्म करूं उससे पहले एक प्रश्न, आप तुरंत जवाब मत दीजिएगा क्योंकि आंसर मेरे पास भी नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 7 चरण का चुनाव है, 6 बीच में 6 बार गैप आएंगे। तो पहले से दूसरे के बीच में 6 दिन का गैप, तीसरे से चौथे के दिन में 5, चौथे से 5वें में 7 दिन, 5वें से 6ठे में 4 दिन, 6ठे से 7वें में 6 दिन। लेकिन दूसरे से तीसरे में 10 दिन का गैप है। और ये 10 दिन का गैप क्यों है? इसमें इस चरण के चुनाव में जो अब 7 मई को वोट करेगा, 26 अप्रैल से 7 में 10 दिन का गैप, और गुजरात के 26 सीटें यहां आ रही हैं, और ये सबसे बड़ा चुनाव है।
इसका कोई मुझे नहीं समझ में आया कि एकदम से इन्होंने 10 दिन का गैप क्यों दिया। अगर आपको ये समझ में आया तो अभी जवाब दीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि मैं तो इसको बहुत दिन से सोच रहा हूं। गुजरात में क्या करना चाहते हैं, गुजरात का डर है, इस वजह से ज्यादा समय चाहिए। मोदी जी बार बार 10 दिन में गुजरात की विजिट ज्यादा करेंगे। करना क्या चाहते हैं जो 10 दिन का, कहीं 4 दिन और कहीं 10 दिन। 10 दिन तो बहुत ज्यादा गैप ले रहे हैं। अगर आपके तुरंत कुछ समझ में है तो बताइए, नहीं तो सोच के रखिएगा। मेरे पास नहीं, देखिए बात तो आपने ठीक कहा। मैंने ये 10 दिन के गैप और दूसरे जो अंतराल हैं उससे बहुत ज्यादा है ये बात आपकी सही है। मैं भी इसके ऊपर सोचूंगा। लेकिन एक चीज पे मुझे विश्वास है कि मोदी जी अपना ये जो मंगलसूत्र कांड है इसकी समीक्षा करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। नहीं, और इससे क्या हो गया ना प्रोफेसर साहब, कोई नहीं बोला था आज तक मोदी जी की पत्नी और इनके रिश्ते को लेके। आज तक पिछले 10 वर्षों में मैंने नहीं सुना था, इक्का दुक्का कहीं कोई ऐसे, लेकिन वो अब इशू बन गया है। जब इन्होंने मंगलसूत्र किया तो लोगों ने इनको इशू बना दिया भाई। और वो मोदी जी उम्मीद कर किए हो ना किए हो, लोगों ने बिल्कुल कहना शुरू किया कि भाई आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, और वो इशू बन गया। तो वो मुझे लगता है कि अब मोदी जी की आदत है बिना सोचे समझे जो भी कर देना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू।